हेलो स्टूडेंट्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्सेस के बारे में। ठीक है। अभी तक हमने ये सीखा था या जाना है कि एक्चुअली में चार्जेस या तो अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। अट्रैक्शन रिपेल्शन का मतलब क्या हो गया? वो बेसिकली एक दूसरे के साथ एक इंटरेक्शन कर रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है। तो वो फोर्स के बारे में, उसके अमाउंट के बारे में, उसकी डायरेक्शन के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो तैयार हो जाओ फटाफट से नया सीखने के लिए मेरे साथ। यहां तक आने से पहले आपको जो वीडियो 1 और वीडियो 2 है, जो इसी चैप्टर से, जो चार्जेस से रिलेटेड है, जिसमें चार्जेस की प्रॉपर्टीज और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमने डिस्कस करी थी, वो वीडियोस दो आप पहले चेक कर लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसके बाद में आपको ये समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है। तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में साथ में डाल दूंगा, जिससे कि आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े। और एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी गई है। ठीक है। तो प्लेलिस्ट में भी आपको वो सारे 1 बाय 1 मिल जाएंगे और आप बढ़िया से सीख सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर बेटा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। ठीक है। अभी तक हमने क्या सीखा था? हमने ये सीखा था कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, कहीं रखे हुए हैं, ठीक है, तो वो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। चार्जेस मतलब यहाँ पर हम अगर चार्ज बॉडीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अब वो कितना अट्रैक्ट करेंगे, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसमें उनकी अट्रैक्शन या रिपल्शन डिपेंड करती है, वो सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या करने वाले हैं इसके अंदर? देखो, इसके लिए सबसे पहले जो इसको एक्सप्लेन किया था वो किया था कूलम ने। ठीक है। तो कूलम ने सबसे पहले अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए अपना एक लॉ दिया था, जिसको क्या बोलते हैं? कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है वो। तो हमारे पास ये आया कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या कहता है? ये तो एक इंफॉर्मेशन है। देखो, आप इमेजिन करके देखो कितना पुराना लॉ है ना। 1785 के अंदर ये लॉ जो है वो बना दिया गया था। तो आप ये नहीं कह सकते कि साइंस अभी ज्यादा तरक्की कर रहा है। पहले से ही लोगों ने इस पे इतना काम किया, इसलिए वो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, तभी आज हम इतना अच्छा कुछ कर पा रहे हैं। ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, इस चीज को भी थोड़ा सा लोगों को अप्रिशिएट करना भी हमें सीखना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में देखो क्या करना है हमें। अब इसकी स्टेटमेंट पे आते हैं। ठीक है। क्या स्टेटमेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे हम। कह रहा था मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट स्टैटिक चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। बहुत अच्छे से समझना है। जनरली मैं ऐसे डेफिनेशंस पढ़ के सुनाता नहीं हूँ, सीधा बताता हूँ, लेकिन इसके अंदर मुझे कुछ एक चीजें जो है वो आपसे बहुत अच्छे से नोटिस करवानी है। वो चीजें क्या क्या है? देखो, सबसे पहले हमारे पास जब ये फोर्स निकालेंगे तो दो तीन चीजें याद रखनी चाहिए कि हमारे पास जो चार्जेस हैं वो पॉइंट चार्जेस और स्टैटिक चार्जेस जो है वो होने चाहिए। ठीक है। पॉइंट चार्जेस और स्टैटिक चार्जेस से मतलब ये है कि आपने ये दो पॉइंट चार्जेस लेने हैं। ठीक है। इनको अगर हम Q1 और Q2 से शो करते हैं और इनके बीच में एक डिस्टेंस जो है वो R। ठीक है। तो आपको कूलम ने क्या बोला कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स है, अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स जो है, यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड दिखाऊं, ऐसे ही दिखाओगे, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। ये चीजें भूल जाते हैं लोग। मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस मतलब Q1 और Q2 के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लेना है। इसका मतलब क्या है कि वी नीड नॉट टू राइट द साइन, प्लस या माइनस नहीं लिखना है, क्योंकि प्लस और माइनस जो चार्जेस के साइन है वो ये डिसाइड करेंगे कि वो फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। ठीक है। ध्यान में रखें कि वो चीजें आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी। हम अभी कैलकुलेट कर रहे हैं कि वो कितने अमाउंट से अट्रैक्ट या रिपेल करेंगी। ठीक है। तो हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं फिलहाल, ये ध्यान में रखें। दूसरा चीज जो है वो उसने बोला कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। आर मतलब जो उनके बीच में डिस्टेंस है। अब अगर हम पॉइंट चार्जेस नहीं बोलेंगे, पॉइंट वर्ड यूज नहीं करेंगे, तो हमें यहां पर स्टेटमेंट में चेंज करना पड़ेगा कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक है। बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द बॉडी। तो सेंटर कैन बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडीज। अगर रेगुलर शेप की बॉडी है तब तो आप रेगुलर उसका जो सेंटर होगा उसका ले सकते हो, बट अगर इरेगुलर शेप की बॉडी है फिर हमारे लिए प्रॉब्लम। सो व्हेन वी
डिफाइन, तो उस केस में हमें पॉइंट चार्जेस का कॉन्सेप्ट लेना है। स्टैटिक चार्जेस इसलिए लेने हैं क्योंकि इनके बीच का ये डिस्टेंस है वो तभी जो है वो यूनिफॉर्म रह सकता है, हमेशा सेम रह सकता है। तो इसलिए इन बातों को इंक्लूड करना जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये दो फैक्टर आ गए। ठीक, ये जो दो फैक्टर हमारे पास यहां पर आ गए, जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, है ना, जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, मुझे वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है अब, है ना। जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो प्रोडक्ट के चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब हमें यहां पर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाना होता है ना, उस कांस्टेंट को हम स्मॉल k से शो करेंगे। ठीक है, यहां पर Q1 Q2 बाय R स्क्वायर हो जाएगा। ये k क्या होता है इसकी बात अभी बताता हूं कि स्मॉल k क्या है। दिस स्मॉल k इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जिसकी फिक्स वैल्यू होती है कितनी, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसकी फिक्स वैल्यू होती है। तो ये हमारे पास सबसे बेसिक फॉर्मेट हो गया किसका, कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जो बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से आता है। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको इसके आगे लेके चलता हूं, क्या करना है। देखो, आपको इतना भी याद रखना है कि ये जो स्मॉल k है, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, ये 1/4πε0 के भी इक्वल होता है। ठीक है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, एप्सिलॉन पढ़ते हैं इसको, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट्स याद रखना बहुत इजी है। अगर हमने k के लिए यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर किया था तो 1 अपॉन है तो रेसिप्रोकल कर दो, कूलम का स्क्वायर न्यूटन -1 और मीटर -2। यूनिट्स हमेशा अपने दिमाग में रखा करो कि जिसकी यूनिट होती है वो प्रॉपरली हमने इंडिकेट करनी है। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ना, ये तो वैल्यू तो मैंने आपको बता दी, इसको बोलते क्या है, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है, ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। अब इस परमिटिविटी के बारे में मैं बिल्कुल इस टॉपिक के बाद डिटेल में बात करूंगा, तो अभी आप सिर्फ इतना याद रखो कि इसको हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज परमिटिविटी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी वैल्यू के हिसाब से अगर हम देखें तो आपके पास जो फोर्स का फॉर्मूला आ गया वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो आप k Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, नेचर मतलब वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, तो इसके बारे में बात। देखो जी, सीधी सी बात है, अगर हमारे पास दो चार्जेस दे रखे हैं Q1 और Q2, वो r डिस्टेंस अपार्ट है, तो वो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस पे डिपेंड करता है, Q1 इंटू Q2 पे डिपेंड करता है ना। जैसे अभी मैं आपको बताता हूं कि अगर सपोज करो हमने फोर्स लिया था दो चार्जेस के बीच में, उसका जो फॉर्मूला था वो k Q1 Q2 बाय r स्क्वायर के इक्वल हो गया। सेम फॉर्मेशन कि you have two charges Q1 and Q2 which are r distance apart। ठीक है, तो उस केस में फोर्स हमारे पास ये आया। अब क्या होगा कि अगर हमारे पास ये प्रोडक्ट जो है Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव कब होगा, अगर मान लो मैं यहाँ Q1 और यहाँ Q2 लिखूं, कब होगा, या तो दोनों ही पॉजिटिव हो या फिर दोनों ही नेगेटिव, है ना। दोनों ही पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होने का मतलब हो गया कि वो दोनों कैसे चार्जेस होंगे, वो लाइक चार्जेस होंगे। अगर लाइक चार्जेस होंगे तो क्या करेंगे, तो वो रिपेल करेंगे, तो इस केस में क्या होगी, रिपल्शन हो जाएगी। ठीक है, अब देखो एक और चीज जो है वो समझते हैं कि अगर मान लो Q1 Q2 का प्रोडक्ट नेगेटिव है, यानी कि मैंने यहाँ Q1 और Q2 लिखा, तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, है ना, या ये नेगेटिव होगा दूसरा पॉजिटिव होगा, तभी प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। तो ये कैसे चार्जेस हो गए, ये अनलाइक चार्जेस हो गए। तो अगर अनलाइक चार्जेस होंगे तो क्या होगा,
वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव। बात समझ में आ रही है? सो नेचर ऑफ चार्जेस, नेचर ऑफ द फोर्स डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस. If product of the charges is positive, then they are going to repel each other. If it is negative, then they are going to attract each other. Clear होगी बात? ठीक है, ऑल राइट. एक बेसिक सा क्वेश्चन यहां पर डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, क्या क्वेश्चन है देखते हैं. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू इक्वल पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस इज दिस. तो आपको फोर्स दे रखा है, फोर्स कितना दे रखा है, 3.7 इंटू 10⁻⁻19 न्यूटन व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम. यूनिट्स की तरफ ध्यान देना, बार बार बोल रहा हूं मैं. तो आर जो है वो 5 एंगस्ट्रॉम के इक्वल है, और 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है. तो यानी कि आपने पहले ही इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया. सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन. तो हमें एक्चुअली में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के करेंगे क्वेश्चन को. हमें पता है कि भाई चार्जेस इक्वल है, यानी कि Q1 और Q2 दोनों इक्वल है, इज इक्वल टू Q लेट कर लिया मैंने, है ना. आपके पास फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर होता है. आपको क्या करना है, यहां से इनकी वैल्यूज देखो, F इज इक्वल टू के क्यू डालेंगे तो Q स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय R स्क्वायर हो गया. सो व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट, Q स्क्वायर, है ना. Q स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से कैलकुलेट करेंगे F R स्क्वायर बाय K आ जाएगी, और Q कैलकुलेट करोगे तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा. इतना क्लियर है सबको. आप देखो इसके बाद में क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं सारी. Q जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स 3.7 इंटू 10⁻⁻19, डिस्टेंस कितना 5 इंटू 10⁻⁻10, और उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना के 9 इंटू 10⁻9. इन सबको कैलकुलेट कर लिया. अब देखो मैं ना हमेशा न्यूमेरिकल्स जब आपको यहाँ पर कराऊंगा तो वैल्यूज वगैरह डाल के छोड़ दूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. आपको लॉजिक सारे क्लियर कर देंगे. ठीक है, तो Q जो है वो इतनी वैल्यू आ गई. अब हमें n निकालना है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यूज कर लेंगे. Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई होता है, तो आप n निकाल लोगे. मैंने क्या बताया था कि आप इस केस में क्या करते हो, Q बाय E का मॉड लेते हो, सो दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जब हमारे पास जो ट्रांसफर हुए हैं वो या मिसिंग है या एक्सेस है या डेफिशिएंट है, वो नेगेटिव नहीं है. ठीक है, तो इस वैल्यू को, Q की वैल्यू आप उठा के यहां से डाल देंगे. E की वैल्यू सबको पता होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है. ठीक है, ये वैल्यू दोनों पुट करके आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं कि कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं आपके लिए इसलिए छोड़ रहा हूं कि हमें फटाफट से क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जाए, सो दैट आपको नए क्वेश्चंस मिल जाए, और डिस्कस करने के बजाय कि हम ये प्लस माइनस में अपने टाइम जो है वो वेस्ट करें. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसको देखते हैं. ये क्वेश्चन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू point electric charges placed at a distance r in medium is f. What distance apart should these be kept in the same medium so that the force between them is f by 4. अब देखो सपोज करो हमारे पास दो चार्जेस हैं जो गिवन के हिसाब से, कि मान लीजिए 2 पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 ले लिया, और उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो r ले लिया. ये फर्स्ट केस जो हो गया. इसके हिसाब से जो फोर्स आपके पास आ रहा है वो कितना होना चाहिए, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फोर्स बिटवीन देम. जब F बाय 4 हो जाए तो R कितना होगा, यही करना है ना. तो सेकंड केस में आपको एक तरह से F डैश दे रखा है विच इज F बाय 4. आपको R डैश फाइंड आउट करना है. Q1 Q2 एंड K दे आर द सेम. तो आपके पास ऐसे केस में क्या करना होता है, सॉल्व करने के लिए F डैश बाय F कंपेयर करना है ना आपने, तो दोनों को कंपेयर कर लो. ये कितना हो जाएगा, ये F बाय 4 बाय F हो जाएगा, यानी कि 1 बाय 4 हो गया. तो ये वैल्यू तो आ गई. अब हम यहाँ राइट हैंड साइड की तरफ देखते हैं. जब हम इनको एक्चुअली में डिवाइड करेंगे, ध्यान में रखिएगा, है ना, तो किसके इक्वल होगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R डैश का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर. ठीक है, तो आपके पास ये और ये तो कैंसिल हो गया.
अब आपके पास क्या मिला कि जो आर डैश का स्क्वायर है, देखो ये नीचे डिवाइड हो रहा है, वो ऊपर जा रहा है, आपको मैं ऐसे लिख देता हूं कि 1/4 जो है वो किसके इक्वल हो गया, आर स्क्वायर अपॉन आर डैश का स्क्वायर, यही हो गया। अब देखो जब आर डैश का स्क्वायर करेंगे, या आप चाहो तो एक काम यहाँ पर और कर सकते हो, कैलकुलेशन जितनी इजी कर सको उतना ही अच्छा होता है, ठीक है। क्या करोगे आप, इसका स्क्वायर रूट कर दो, तो 1/2 जो होगा वो आर अपॉन आर डैश हो जाएगा, और आपकी वैल्यू आर डैश की जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ आर। देखो हमें ना मैनिपुलेट करना आना चाहिए अपने रिजल्ट को कि हमने ठीक निकाला है कि नहीं। आपका फोर्स हो रहा है कम, है ना, पहले एफ था अब हो रहा है F/4। अगर कम हो रहा है तो ऑब्वियसली अगर चार्जेस चेंज नहीं हो रहे, तो ये अगर पहले डिस्टेंस r था तो अब वो उसका डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए पहले से, जो कि हमारे पास आ रहा है, यानी कि डबल द फर्स्ट डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा रिजल्ट जो हमने कैलकुलेट किया है वो बिल्कुल ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया कि वो पहले जितना डिस्टेंस है उसका डबल डिस्टेंस जो है वो होगा, अगर फोर्स उसका F/4 हो जाता है। क्लियर? ऑल राइट, तो जैसे मैंने बोला था, अब हम बात करते हैं कि परमिटिविटी क्या होती है। ठीक है, परमिटिविटी में हमें परमिटिविटी पढ़ना है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी पढ़ना है, और रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ना है। तीन टर्म्स यहाँ पर सीखेंगे और उनका मीनिंग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले परमिटिविटी ऑफ मीडियम की बात करते हैं। तो जब हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम की बात करेंगे यहाँ पर, तो देखो कि एक्चुअली में देखो बड़ा सिंपल सी बात है, वर्ड ही बता रहा है, परमिट करना। ठीक है, यानी कोई मीडियम कैसे परमिट कर रहा है इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अपने थ्रू, या किस तरह से वो अलाउ कर रहा है इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अपने थ्रू, या किस तरह से वो अलाउ कर रहा है कि दो चार्जेस आपस में उस मीडियम में कैसे इंटरैक्ट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी, कि इट इज द मेजर ऑफ द मीडियम सराउंडिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस व्हिच डिटरमाइंस द फोर्स बिटवीन द चार्जेस, की वो किस तरह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द परमिशन गिवन बाय द मीडियम टू इंटरैक्ट, मतलब टू इंटरैक्ट द चार्जेस, है ना, चार्जेस को इंटरैक्ट करने के लिए मीडियम किस तरह से उनको परमिट करता है, कितना परमिट करता है। ठीक है, ये उसकी परमिटिविटी बताती है। ऑब्वियसली ये क्लियर हो गया, क्योंकि एक पर्टिकुलर मीडियम पे डिपेंड करता है, तो ये मीडियम की करेक्टरिस्टिक हो गई। कभी हम इसको प्रूव भी करेंगे एक दो क्वेश्चंस के साथ में आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं, देखो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यहीं पर हम डिफाइन करते हैं एक और चीज, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होती है, देखो जब हमारे पास, है ना, मीडियम नहीं है का मतलब हमारे पास क्या है, वैक्यूम है, या हमारे पास फ्री स्पेस है। वैसे हम यहां पर एयर को भी फ्री स्पेस ही लेके चलते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो उस केस में जो परमिटिविटी होगी, यानी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कह लो, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर कह लो, इस केस में जो परमिटिविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। जहां पर वर्ड एब्सोल्यूट आता है, इसका मतलब बाकी जितनी भी परमिटिविटी हम यहां पर किसी भी मीडियम की निकालेंगे वो इसके साथ कंपेयर किए जाएंगे। बात समझ में आई है? जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने सुना होगा कि एक एब्सोल्यूट होता है ना, जो कि एयर का होता है, फिर किसी भी मीडियम का होगा तो मीडियम के हिसाब से हम उसको रेयरर या डेंसर जो है वो बना सकते हैं। क्लियर होगी बात? तो ये हमें याद रखना है कि जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है वो किसकी होती है, फ्री स्पेस की या वैक्यूम की। एब्सोल्यूट मतलब जिसके साथ हमें चीजों को कंपेयर करना है। ठीक है, इसको मैंने दिखाया था कि एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं, है ना, तो वो किसके इक्वल होती है, वो वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर का रिवर्स करना है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर का माइनस और पर कूलम का स्क्वायर, ये आपके पास सॉरी ये प्लस आएगा, तो ये इसकी यूनिट आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट की। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो ये होगी एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब चलते हैं आगे, बाद में समझते हैं कि परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, यानी परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द परमिटिविटी ऑफ या एब्सोल्यूट परमिटिविटी, बेसिकली उसके साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, क्या मतलब हो गया, मतलब ये हो गया कि हम जब हम रिलेटिव परमिटिविटी को बोलते हैं तो ये एप्सिलॉन आर से दिखाया जाता है। तो एप्सिलॉन आर जो हो गया वो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम आ गई, या एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम आ गई।
ये जो रेशियो होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो आप यहां से समझ सकते हो कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी अगर आप निकालोगे तो वो एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एप्सिलॉन आर के इक्वल होगी। ठीक है, क्लियर होगी बात। सो दिस इज अ रिलेटिव का मतलब वी आर कंपेयरिंग द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विद द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अब एक चीज और भी याद रखनी है कि ये जो एप्सिलॉन आर है इसको हम कैपिटल के से भी शो करते हैं, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी वो सेम नेचर यानी कि एक मीडियम का इलेक्ट्रिकल बिहेवियर बताता है। ठीक है, और इसको डिफाइन करने का भी एक तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको हम डिफाइन करते हैं। तो देखो ध्यान में रखिएगा, अगर हम एक चीज लेते हैं यहां पर, पहले तो यहां पर एक बात और मैं छोटी सी समझाना चाह रहा हूं कि अगर हम इसके हिसाब से देखें तो हम एप्सिलॉन एम को एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के भी कह सकते हैं। अब मैं बताता हूं कि इसकी के की वैल्यू की एप्सिलॉन आर की वैल्यू की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, देखो क्या करते हैं, सपोज करो हमारे पास दो चार्जेस है ना, Q1 और Q2 और दे आर डिस्टेंस अपार्ट, और ये मैंने किस में ले लिए, ये मैंने ले लिए इन वैक्यूम या इन एयर, कुछ भी कह सकते हो। तो उनके इस केस में उसके बीच में जो फोर्स आएगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, सेम चार्जेस हैं, ठीक है, Q1 और Q2 सेम डिस्टेंस अपार्ट है, लेकिन कहां पर है, एक मीडियम में है, एक मीडियम में है। ठीक है, तो मीडियम में है तो इस केस में जो हमारे पास फोर्स आएगा वो किसके इक्वल होगा, 1/4 पाई, फिर एप्सिलॉन आप मीडियम का डालोगे, बाकी तो कुछ चेंज हमने किया ही नहीं। बात समझ में आ रही है। अब देखो ये जो है दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, अभी हमने बताया था कि एप्सिलॉन एम को आप के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो, ये भी हमने बताया था। तो दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा और Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें देखो अगर मैं 1/k को बाहर छोड़ दूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर हो गया, और ये वैल्यू क्या थी, ये वैल्यू तो f है, तो f बाय के इक्वल आ गया है ना, f बाय के इक्वल। तो आपको एक रिजल्ट मिला कि जब हम मीडियम में फोर्स निकालेंगे है ना, तो वैक्यूम में जो फोर्स है डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर होगी बात। जैसे मैं आपको बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल यहां पर दे देता हूं, अगर मैं K फॉर वाटर देखूं तो वो 80 होता है, कहीं पर 80 लिखा होता है, कहीं 81 लिखा होता है। तो अगर वाटर के अंदर फोर्स निकालना होगा तो जो वैक्यूम में फोर्स होगा डिवाइडेड बाय 80 हो जाएगा। मैं वाटर बात कर रहा हूं, प्योर वाटर की, है ना, मिनरल नहीं, जिसके अंदर जो कंटेमिनेटेड वाटर नहीं, जो प्योर वाटर होता है, ठीक है, वो उसके अंदर जब फोर्स आएगा तो वो 80 टाइम्स कम हो जाएगा देन व्हेन दे वर इन द वैक्यूम। क्लियर है। ठीक है, तो ये मीनिंग हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। अब देखो यहां से एक चीज मुझे और समझानी है, वो भी आप समझ लो। मैंने अभी बताया कि f डैश जो है वो f बाय के इक्वल है, तो यहां से वी आर एबल टू डिफाइन के, कैपिटल के लिखना है, ध्यान में रखिएगा, f बाय एफ नॉट और f डैश कह लो। तो दिस इज व्हाट, कैसे ये रेशियो की फॉर्म में ही डिफाइन होगा कि k जो है कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, at certain distance apart, है ना, f था, तो in vacuum to the force between same charges, है ना, when placed in same क्या कहते हैं other medium सेम डिस्टेंस अपार्ट, है ना, यही हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, राइट। तो ये आपको याद रखना है। तो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ फोर्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए स्पेशली कराया कि एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, काफी बार पूछा गया है कि define dielectric constant in terms of the force between two charges. So this is how we can define it. Clear है?
तो एक क्वेश्चन करते हैं, देखो इसी से रिलेटेड क्या है, हाउ डज द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस चेंज इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इन विच दे आर केप्ट इंक्रीजेस, है ना। ये तो अभी हमने किया कि एक्चुअली में फोर्स इन एनी मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यही बात समझी थी हमने, ठीक है। अब ये क्या आ रहा है कि मीडियम में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इलेक्ट्रिक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर सपोज करो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर के इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली फोर्स इन द मीडियम जो होगा वो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो दे आर इनवर्सली रिलेटेड, ये याद रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, देखो इसके अंदर उसी तरह का एक क्वेश्चन और भी, 2 पॉइंट चार्जेस हैविंग इक्वल चार्जेस सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। फोर्स है हमारे पास 5 न्यूटन का, चार्जेस जो है वो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। व्हाट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस बाय देम इफ दे आर हेल्ड इन वाटर, ठीक है, एट द सेम डिस्टेंस। अब देखो आप एक चीज ध्यान में रखो, के फॉर वाटर दे रखा है ना, हमें पता है अगर वाटर में निकालोगे तो एफ इन वैक्यूम जो दे रखा है डिवाइडेड बाय के ऑफ वाटर लेना पड़ेगा, यानी कि एफ बाय 80 हो जाएगा, यही मतलब है। एफ की वैल्यू कितनी है, हमें डायरेक्टली दे ही रखा है 5 न्यूटन डिवाइडेड बाय 80 कर देंगे, हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो हमारे क्वेश्चन जो है वो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ये 1 हो गया, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 5 1 जा 5 30 और 16, तो 1/16, यानी कि जो पहले उसका फोर्स था उसका 1/16 नहीं, उसका तो 1/80 है, 1/16 न्यूटन तो फाइनल आंसर। क्लियर है, समझ आ गई बात। ऑलराइट स्टूडेंट, तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, इसके बाद में जब हम अगली बार मिलेंगे तो कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक्चुअली में तो जो फोर्स निकालने का असली कॉन्सेप्ट है वो हम अगली बार सीखेंगे कि एक्चुअली में प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल्स में हम किस तरह से फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो इस वाली वीडियो से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। यहां हमने फंडामेंटल्स कराए हैं, अगली बार उनका वेक्टर फॉर्म करा के और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की अगर 1 से 2 से ज्यादा चार्जेस हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो उसके बाद में हम इसको करेंगे क्वेश्चंस को, और फिर समझेंगे कि कैसे हम एक रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, आपने वही काम करना है कि अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है, सो दैट मैं ऐसे ही बहुत बढ़िया वीडियोस आपको सिखाता रहूं और आप भी फटाफट से बढ़िया से सीखते रहें, ठीक है। So keep learning. See you in the next video. Right?